अभी आपकी बात हमें अभी भी नहीं समझ में आई। नंबर ऑफ क्या ज्यादा जुड़ा हुआ है सुनाई नहीं दिया। ठीक है, नंबर ऑफ रिंग ज्यादा जुड़े हुए हैं तो कायरलिटी शो करने की पॉसिबिलिटी, तो ऐसे कोई जवाब हम नहीं दे पाएंगे भाई। ठीक है, आप कोई हाइपोथेटिकल बात इस टाइप से करेंगे तो नहीं हो पाएगा ना। कोई एक्चुअल एग्जांपल है तो उसको बनाइए और फिर सेंटर पे आके पूछिए या व्हाट्सएप पे पूछिए। ठीक है, ऐसे उसको हम जवाब नहीं दे पाएंगे। अभी फिलहाल जो हम लोग शुरुआत किए थे उसकी बात करते हैं। ठीक है, कायरल सेंटर पहचानना भी धीरे धीरे सीखेंगे ना, सारी पॉसिबिलिटी लास्ट में डिस्कस हो सकती। कायरल सेंटर पहचानने आ गया? हाँ, कायरल सेंटर पहचानने आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री का आइडिया लग गया। और लास्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि भाई मॉलिक्यूल में अगर कायरल सेंटर है तो मॉलिक्यूल कायरल भी हो सकता है और ए कायरल भी हो सकता है। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। बोलिए। यस सर। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके कंसेप्ट को सीखा जाता है भाई। एक चीज समझने की कोशिश करिए, धीरे धीरे करके कंसेप्ट को सीखेंगे और लास्ट में सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कि वो प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, कायरल सेंटर है नहीं है, उसके बावजूद कायरलिटी, तो सब लास्ट में। अभी जो क्लास में सिखाया जा रहा है उसको सीखिए। ठीक है, वही बात है, ऐसे डिस्टर्बेंस लगातार चलता रहेगा, आपके साइड से भी आवाज आएगी, आप कहेंगे म्यूट मत करिए। देखा जाए, एक बार कोशिश करते हैं। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया, एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है हमने आपको डिफाइन किया। ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशंस which are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation. When this ordinary light is passed through Nicol prism, that is polarimeter tube. ठीक है, वही उपाय है भाई। डबल क्लिक कर ले, स्क्रीन सामने नहीं है भाई। चलिए, सब आप लोग की बातचीत सुनने के लिए हमने बैठे हुए हैं। ठीक है, आप लोग आपस में बातचीत करेंगे और कोई ना कोई डिस्टर्ब करेगा ही, तो ध्यान से क्लास को सुनिए। ठीक है, और जो डाउट हो उसको व्हाट्सएप पे पूछिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस एंड magnetic vibrations which are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation. When this ordinary light is passed through Nicol prism, then electric vibrations in only one plane emerges out, called as plane polarized light. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं, आप प्लीज उसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम इसका मतलब समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसको पहले बना लिया जाए, फिर इसको समझते हैं। किसी भी चीज को सीखने का एक प्रोसेस फॉलो किया करिए, धीरे धीरे चीजों को सीखिए। कॉपी में जो डाउट हो उसको पहले पूछिए। कॉपी में जो भी डाउट, जो भी चीजें करा रहे हैं, 30 एग्जाम्पल अगर करा रहे हैं हम भाई कायरल सेंटर पहचानने के, तो उसका इंपॉर्टेंस है, तो उसको धीरे धीरे आप सीखने का कोशिश करिए। ठीक है, फिर 4-5 क्लास में जब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कंप्लीट हो जाएगा, तब इस प्रकार के आप जनरल सवाल पूछ सकते हैं कि भाई बड़ा मॉलिक्यूल है, क्या है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आपका ये आपका हो गया ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट सभी लोग बनाते चलिएगा। इसको पास कराया हमने निकोल प्रिज्म से। ठीक है, इसको हमने बोला था ये केमिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो जो लाइट बाहर निकल रही है उसको हम कह रहे हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आपने पास कराया। ठीक है, एक ट्यूब है जिसका नाम है पोलैरीमीटर ट्यूब। पोलैरीमीटर ट्यूब, इसमें आपने सब्सटेंस रखा है जिसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन करना चाहते हैं। इसमें सब्सटेंस रखा हुआ है और इस सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन है वो ग्राम पर ml में एक्सप्रेस किया जाता है, और इसका जो लेंथ है पोलैरीमीटर ट्यूब का वो डेसीमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। लेंथ ऑफ द पोलैरीमीटर ट्यूब इज एक्सप्रेस्ड इन डेसीमीटर। ठीक है,
तो जो लाइट बाहर निकलेगी वो 3 सिचुएशन में बाहर निकलेगी। ठीक है, पहले हम बना देते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। एक सिचुएशन ये हो सकती है, चलिए पहले इसको बना लीजिए फिर समझते हैं। आवाज जा रही है आप लोग को? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराया आपने, तो जो लाइट बाहर निकलती है उसको प्लेन पोलराइज लाइट बोला जाता है। इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम पोलरीमीटर ट्यूब से पास कराते हैं। पोलरीमीटर ट्यूब क्या होता है? जिसमें हम उस सब्सटेंस को रखते हैं जिसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन करनी है। ठीक है, उस सब्सटेंस को रखेंगे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन करनी है। तो कोई भी सब्सटेंस आप इसमें रखिए। तो सब्सटेंस नेचर में 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो ऑप्टिकली या तो कायरल होगा या तो ए कायरल होगा। यही सीखा था नेक्स्ट क्लास में कि या तो कंपाउंड कायरल हो सकता है या तो ए कायरल हो सकता है, या तो उसमें एलिमेंट और सिमेट्री होगी या तो नहीं होगी। तो जो भी सब्सटेंस है वो यहां रखेंगे तो हमको 3 प्रकार के ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे। ये जो लाइट इधर से जा रही है, इधर जब निकलेंगी तो 3 प्रकार के ऑब्जर्वेशन होंगे। अब इसको समझा जाए। अच्छा, इसमें जो सब्सटेंस लिया जाता है तो पोलरीमीटर ट्यूब का लेंथ डेसीमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है, और इसमें जो भी सब्सटेंस लेंगे उसका कंसंट्रेशन ग्राम पर ml में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, अब इसमें पहले प्लेन पोलराइज लाइट क्या है इसको समझा जाए। तो अगर ऑर्डिनरी लाइट की बात करें तो ऑर्डिनरी लाइट में अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस की बात करा जाए, ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस है। ठीक है, ऐसे जा रहे हैं। अगर ये लाइट आपकी तरफ आ रही है, लाइट आपके डायरेक्शन में आ रही है, लाइट आपकी तरफ आ रही है, तो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, लेकिन इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, लेकिन आपको समझ में आएगा कि भाई अगर आप उसको अलग अलग समय ऑब्जर्व करेंगे तो कभी इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस ऐसे दिख रहे होंगे, कभी इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन इस तरीके से दिख रहे होंगे, कभी इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन इस तरीके से दिख रहे होंगे। यानी परपेंडिकुलर प्लेन में तो होंगे, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन होंगे, लेकिन हर डायरेक्शन में हो जाएंगे। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि लाइट अगर आपकी तरफ आ रही है तो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन कभी आपको ऐसे दिखेगा, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन कभी ऐसे दिखेगा, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन कभी ऐसे दिखेगा, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या है? आपकी तरफ है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब इसको आपने निकोल प्रिज्म से पास किया। निकोल प्रिज्म बेसिकली क्या है? निकोल प्रिज्म एक रास्ता है। समझ में आ रही बात? जैसे मान लीजिए आपने इसको ऐसा एक रास्ता प्रोवाइड किया, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक खिड़की है, उसमें इस प्रकार के ऐसे रॉड्स लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे पैरेलल। तो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन जो इसके पैरेलल होगा वो तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो किसी और ओरिएंटेशन में होगा उसको ये रोक देगा। तो यानी फिर से समझने की कोशिश करिए कि इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन ऐसे जा रहा है, तो इस ऐसे जाने में ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन, या ऐसे भी इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन है। लेकिन जब निकोल प्रिज्म से पास किया तो उसने रास्ता ऐसा दिया कि भाई जो इसके पैरेलल होगा वो बाहर निकलेगा, बाकी रुक जाएगा।
तो जब इसके बाद इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन जाएगा तो ये जो पैरेलल वाला है वो तो बाहर निकल गया, बाकी सबको ब्लॉक कर दिया। तो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। यही इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन आपके बाहर निकले हैं, बाकी सबको इसने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। ये पॉइंट समझ में आया कि इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, लेकिन सभी प्लेन में ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, अलग अलग टाइम में हर तरीके से इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन आपको दिखेगा। लेकिन निकोल प्रिज्म ने क्या किया, एक ऐसा रास्ता प्रोवाइड किया कि जिसके थ्रू उसके जो पैरेलल इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन है वो पास करेंगे, बाकी सारे इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस को ब्लॉक कर देगा। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो यही है प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन विच ऑल द इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस आर इन वन प्लेन। तो अब फिर से ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। तो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन वन प्लेन मतलब जैसे ये आपका लाइन है, ठीक है, ये जैसे पेन है, यही आपका क्या इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन है, ये ऐसे है, ठीक है। तो बाकी ऐसे वाले इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन कहां गए, उसको निकोल प्रिज्म ने रोक दिया। ऐसे वाले कहां गए, उसको भी निकोल प्रिज्म ने रोक दिया। तो जो बाहर से यहां से लाइट निकल रही है उसको हम क्या बोले, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं। क्लियर है। अब सब्सटेंस या तो कायरल होगा या तो एकायरल होगा। तो कायरल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कायरल मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट की एक्सिस को नेट रोटेशन देता है। या तो वो नेट क्लॉकवाइज रोटेशन कर देगा प्लस थीटा से, या तो नेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर देगा माइनस थीटा से। फिर से समझिए, इसमें हमने क्या किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की एक्सिस ऐसे थी शुरू में, उसको क्या कर दिया इसने, क्लॉकवाइज रोटेशन कर दिया, नेट रोटेशन दे दिया। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, कायरल मॉलिक्यूल की। कायरल मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट की एक्सिस को नेट रोटेशन देता है। तो वो डिपेंड करता है, नेट रोटेशन प्लस क्लॉकवाइज भी दे सकता है प्लस थीटा, या माइनस क्लॉकवाइज माइनस थीटा। इसको माइनस थीटा बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं, प्लस थीटा बोल रहे हैं। या अगर मान लीजिए इसमें एक कायरल कंपाउंड है, तो एक कायरल कंपाउंड है तो कोई डेविएशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट के एक्सिस में नहीं होगा। जैसे एक्सिस यहां से निकली थी वैसे ही बाहर भी निकल जाएगी। तो अब हमको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है, एक कायरल कंपाउंड पड़ा हुआ है। क्लियर है। तो यानी फिर से चीजों को समराइज किया जाए कि ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस इन ऑल प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ऐसे भी होगा। लेकिन जब उसको निकोल प्रिज्म में पास कर देंगे तो एक ही प्रकार के इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन को ये अलाउ करेगा जो इसके पैरेलल होंगे। तो एक ही प्लेन के इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस को इसने पास किया। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब आपने पोलैरिमीटर ट्यूब से पास करा दिया तो इसमें या तो कायरल कंपाउंड होगा या तो ए कायरल कंपाउंड होगा। अगर ए कायरल कंपाउंड होगा तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के एक्सिस में कोई डेविएशन नहीं होगा, जैसे ये अंदर गई थी वैसे ही बाहर निकल जाएगी। तब हम कंक्लूड करेंगे कि इसमें जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के एक्सिस को रोटेट नहीं कर सकता, मतलब वो क्या है, ए कायरल कंपाउंड है। लेकिन अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की एक्सिस को नेट रोटेशन देता है तो या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी करेगा, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा प्लस थीटा या माइनस थीटा से। तो अगर उसने क्लॉकवाइज रोटेशन किया कंपाउंड ने तो हम कहेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अगर प्लस थीटा से रोटेट किया तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे और माइनस थीटा से रोटेट किया तो इसको लेवो रोटेटरी बोला जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को अब लिख लीजिए, 2-3 पॉइंट्स लिख लेते हैं। लिखिए, ठीक है, 2-3 पॉइंट हम रिपीट करेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? सबसे पहले व्हाट आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स? ऑप्टिकली एक्टिव थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे, तो इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन होते हैं? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की एक्सिस को नेट रोटेशन देते हैं। तो कंपाउंड्स विच गिव नेट रोटेशन टू पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के एक्सिस को नेट रोटेशन जो दे, चाहे प्लस थीटा या माइनस थीटा, वो कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो अगला स्टेटमेंट क्या दिया जा सकता है? कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, अगला लिखिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स, कंपाउंड्स
इसमें लिखते हैं विच डू नॉट गिव नेट रोटेशन टू पीपीएल। प्लेन पोलराइज लाइट के एक्सिस को जो नेट रोटेशन नहीं दे पाते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट इसमें क्या दे सकते हैं, ए कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। लिखिए ए कायरल कंपाउंड्स कौन होते हैं, जिसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो जाती है, तो ए कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। 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 अच्छा, अब एक और बात, जो हमने अभी प्लेन पोलराइज लाइट को पास करा है किससे, पोलैरिमीटर ट्यूब से। ठीक है, पोलैरिमीटर ट्यूब से हमने पास कराया। इसमें कंसंट्रेशन आपका C ग्राम पर ml में एक्सप्रेस किया जाएगा और लेंथ ऑफ द पोलैरिमीटर ट्यूब आपका डेसीमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहां एक फॉर्मूला आता है कि भाई अगर कोई कायरल कंपाउंड है, रोटेशन कर रहा है, तो रोटेशन किस बात पे डिपेंड करेगा, तो रोटेशन डिपेंड करेगा कि भाई लाइट के जो फोटॉन्स हैं वो कितने मॉलिक्यूल से टकराते हैं। समझ में आ रही बात, इस चीज को समझा जाए। यानी जो रोटेशन है यहां, ठीक है, जो थीटा है, थीटा ऑब्जर्व्ड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रोटेशन होगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोलैरिमीटर ट्यूब। कंसंट्रेशन हो गया, लेंथ हो गया, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोलैरिमीटर ट्यूब, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, यानी जो एंगल ऑफ रोटेशन है, जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की बात करें, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। यहां एक और टर्म आता है थीटा स्पेसिफिक। थीटा स्पेसिफिक, इसको ऐसे करके लिखता है लेमडा टी इक्वल्स टू थीटा ऑब्जर्व्ड अपॉन L इंटू सी। ठीक है, एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले पे कोई क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता, लेकिन फॉर्मूले का मतलब समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि कई जगहों पे स्पेसिफिक रोटेशन टर्म आपको सुनने को मिलेगा कि किसी कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ है। तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, फिर से समझा जाए। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ कंपाउंड एट अ गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट एट अ गिवन टेम्परेचर। ये लेमडा और टी क्या इंडिकेट कर रहा है, गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड गिवन टेम्परेचर। इट इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड रोटेशन अपॉन L इंटू सी। तो अगर स्पेसिफिक रोटेशन को डिफाइन करना है तो हम लोग कहेंगे कि ऑब्जर्व्ड रोटेशन व्हेन लेंथ ऑफ द पोलैरिमीटर ट्यूब इज 1 डेसीमीटर एंड कंसंट्रेशन इज 1 ग्राम पर ml। तो जो आपको स्पेसिफिक रोटेशन मिलेगा वही क्या होगा, ऑब्जर्व्ड रोटेशन। क्लियर है? इसका मतलब ये बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो हम लोग को रोटेशन मिल रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं। तो इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, इट इज ऑब्जर्व्ड रोटेशन, it is observed rotation, it is observed rotation when length of the polarimeter tube is 1 decimeter and concentration is 1 gram per ml. It is observed rotation when length of the polarimeter tube is 1 decimeter and कंसंट्रेशन इज 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो जैसे कहीं कहीं कंपाउंड का, जैसे ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन दिया रहेगा, फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो उसका ऑब्जर्व्ड रोटेशन है वो क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन है। क्लियर है? तो उससे परेशान नहीं होना है, एट अ गिवन वेवलेंथ एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि जो रोटेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन, लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड।
ठीक है, इसमें कोई न्यूमेरिकल सवाल नहीं बनता है, प्रोपोर्शनैलिटी पे 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आते हैं फिर से अपने आइडिया पे। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, फिर से समझा जाए, अगर क्या है क्लॉकवाइज रोटेशन है, जैसे फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में रोटेशन क्या है क्लॉकवाइज है। प्लेन पोलराइज लाइट को आपने क्लॉकवाइज रोटेशन कर दिया है कितने +θ से, तो इसको हम लोग बोलते हैं इफ क्लॉकवाइज, देन कंपाउंड को बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या इसको सिंबल दिया जाता है स्मॉल डी, या इसको हम प्लस फॉर्म से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं स्मॉल डी लिखा हुआ है किसी कंपाउंड के लिए तो इसका मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट के एक्सिस को वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर देता है। समझ में आ रही बात, क्लॉकवाइज +θ से रोटेशन कर देता है। ठीक है, तो यह प्लस दे दिया जाता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया, ये जो तीसरा ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, इफ एंटी क्लॉकवाइज, इफ एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ रही बात, ये प्लेन पोलराइज लाइट की एक्सिस थी और इसको रोटेट कर दिया -θ से, ये -θ हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे लेवो रोटेटरी, LAEVOROTATORY, लेवो रोटेटरी, और उसको स्मॉल l से इंडिकेट किया जाता है या माइनस साइन भी दिया जाता है। समझ में आ रही बात, स्मॉल l से इंडिकेट करेंगे या माइनस साइन देंगे या लेवो रोटेटरी कहेंगे। अच्छा, चाहे डेक्स्ट्रो हो चाहे लेवो हो, कंपाउंड क्या है ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये तब क्या हो गया थर्ड वाला, सेकंड वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव, नो डेविएशन। ठीक है, तो नो डेविएशन देन इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो यानी जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो हम लोग ने समझ लिया। अब इसको फिर से जरा समझने की कोशिश करते हैं कंपाउंड्स पे। कंपाउंड्स पे समझने का मतलब क्या है, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, उसको हम फिर से बनाते हैं। यहां हम कर रहा CH3 हो गया था, और इन्हीं पे कुछ डेफिनेशंस की बात कर लेंगे हम लोग। दूसरा कंपाउंड था आपका ट्रांसफॉर्म में बना दिया था, एक CH3 आपका बाहर हो गया था और दूसरा CH3 आपका अंदर हो गया, और इसका मिरर इमेज बना दिया था। ठीक है, तो हमने कहा था जहां भी कुछ डेफिनेशन वगैरह पढ़ना होगा, एक एग्जाम्पल हमारे पास रहेगा तो काफी बढ़िया रहेगा, तो इस एग्जाम्पल से कई चीजें हम लोग सीख सकते हैं। अब यहां एक पॉइंट समझने की कोशिश करिए कि इसमें ये कंपाउंड आपका क्या है, ए कायरल है, क्यों, क्योंकि इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, और ये दोनों कंपाउंड क्या है, कायरल है। ये कंपाउंड क्या हो गया आपका, ए कायरल हो गया। ए कायरल मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ में आ रही बात, तो ये आपके कंपाउंड कायरल है, दोनों ही क्या है, कायरल है, ये भी आपका कायरल है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है, ऑप्टिकली एक्टिव, और इसको भी हम बोल सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब यहां पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका क्या हो गया, ए कायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कंपाउंड्स की डेफिनेशन और क्या हो सकती है, इसको समझा जाए तो इसको डिफाइन करना होगा। कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल वो होता है जिसकी मिरर इमेज उसके ऊपर नॉन सुपर इंपोजेबल होती है। तीसरी डेफिनेशन क्या हो गई, कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं।
समझ में आ रही बात? वो कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं? कायरल होते हैं। समझ में आ रही बात? तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि कायरल मॉलिक्यूल की एक और डेफिनेशन क्या हो गई कि जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो क्या होगा? कायरल होगा, निश्चित रूप से कायरल होगा। कहां से पता चला? एक्सपेरिमेंट किया आपने इसके लिए। प्लेन पोलराइज लाइट के एक्सिस को ये रोटेट करने की कैपेसिटी रखता है। तो कायरल मॉलिक्यूल की एक और डेफिनेशन कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर कायरल। तो बिल्कुल सही बात है। अब यहां समझा जाए। अच्छा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा कि जो प्लेन पोलराइज लाइट के एक्सिस को रोटेट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो कायरल सेंटर की प्रॉपर्टी होती है। जैसे इसको ऐसे समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान समझिएगा कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है। जैसे ये कंपाउंड क्या हो गया, इस कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर हैं, ठीक है, इस कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर है, फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेनो सिमेट्री है, मॉलिक्यूल क्या है? ए कायरल है। लेकिन यहां आइडिया ये रखा जाता है कि ए कायरल मॉलिक्यूल में यहां कायरल सेंटर तो है, और कायरल सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट के एक्सिस को रोटेट करना चाहता है। लेकिन यहां सिमेट्री आने के कारण क्या हो गया कि इस चीज को ध्यान से समझिएगा, इसका एक पार्ट अगर प्लस थीटा करना चाह रहा है रोटेशन, तो दूसरा पार्ट क्या करता है? माइनस थीटा से उसको इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन दे देता है। तो नेट रोटेशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। फिर से समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें कायरल सेंटर है, और कायरल सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट के एक्सिस को रोटेट किया जाए। लेकिन क्योंकि साथ ही साथ इसमें सिमेट्री का फैक्टर है, तो एक पार्ट अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो दूसरा इक्वल एंड अपोजिट डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करके उसको कैंसिल कर देता है। तो ये कंपाउंड रोटेट तो करना चाहता है क्योंकि इसमें कायरल सेंटर है, लेकिन नेट रोटेशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्या कि ये क्या है? इंटरनल कंपनसेशन हो गया। इंटरनल कंपनसेशन मतलब कि भाई दोनों पार्ट रोटेट करना चाहते हैं और सिमेट्री के कारण दोनों ने आपस में कैंसिल कर दिया। इंटरनली इसने इसका रोटेशन कैंसिल कर दिया, तो नेट रोटेशन क्या हो गया? 0 हो गया। अच्छा, एक और डेफिनेशन कि ऐसे कंपाउंड्स, सभी चीजें हम लिखेंगे, ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर होने के बाद एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो जाए तो उसको हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स। समझ में आ रही बात? इनको मीजो कंपाउंड बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अगर आपके पास कायरल सेंटर है उसके बाद भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है तो आप क्या कहलाएंगे? मीजो कंपाउंड। लिख लेते हैं, इफ अ कंपाउंड हैज कायरल सेंटर, if a compound has chiral center as well as element of symmetry, element of symmetry में plane of symmetry और center of symmetry या both, कोई भी हो, ठीक है, then called as meso compound। फिर से हम क्लियरली करें कि भाई कंपाउंड में कायरल सेंटर है और उसके बाद भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड बोलते हैं। तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि मीजो कंपाउंड रोटेट तो करना चाहता है प्लेन पोलराइज लाइट को, लेकिन एक पार्ट ने क्लॉकवाइज रोटेशन किया, उसी के दूसरे पार्ट ने क्या कर दिया? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करके उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो नेट रोटेशन इज 0 बिकॉज ऑफ द it is optically inactive, net rotation is 0 and it is due to internal compensation, ठीक है। अच्छा, उससे पहले, ये लिखने से पहले हम लोग एक और डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया जाए। इस डेफिनेशन से मैक्सिमम जगहों पे तो हमारा काम चल जाएगा कि कोई कहे कि मीजो कंपाउंड खोजिए, तो मीजो कंपाउंड खोजने के लिए हम लोग को क्या खोजना होगा कि मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होना चाहिए, उसके बाद एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, तो उसमें मीजो कंपाउंड हम लोग खोज ले जाएंगे। अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जाता है, उसके बारे में सोच लिया जाएगा। दूसरी एक और डेफिनेशन ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि भाई स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें, तो जैसे ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ठीक है। क्यों स्टीरियो आइसोमर्स अभी डिफाइन करेंगे, तो ये दोनों इसके स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ठीक है। या अभी कह सकते हैं कि भाई ये सिस फॉर्म है, ये क्या है? ट्रांस फॉर्म है, तो सिस और ट्रांस स्टीरियो आइसोमर्स तो होता ही है, तो ये दोनों आपस में क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स है। तो अगर हम कहें कि ये स्टीरियो आइसोमर क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इसी का ये स्टीरियो आइसोमर क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो अगर आपका कोई स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, तब हम आपको, और ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तब हम आपको मीजो बोल देंगे। फिर से समझने की कोशिश करिएगा, ये डेफिनेशन भी कहीं कहीं काम आने जा रही है।
कि हमको आप मीजो कब बोलेंगे, हमको मीजो तब बोलेंगे, हम ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं ये बात हम मान रहे हैं, ठीक है, नेट रोटेशन हम 0 कर रहे हैं, तो हमको आप मीजो कब बोलेंगे, हमको मीजो तब बोलेंगे जब हमारा कोई और स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तब हमको आप क्या बोलेंगे, मीजो बोल देंगे। हमारे ढेर सारे स्टीरियो आइसोमर्स आप बना रहे हैं लेकिन कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो हमको आप मीजो नहीं बोल सकते। अब आप कहेंगे कि सर इस प्रकार की डेफिनेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई, जरूरत है, ठीक है, आगे पड़ेगी। मैक्सिमम जगहों पे इस डेफिनेशन से काम चल जाएगा। कायरल सेंटर होने के बाद एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तो आप क्या है, मीजो है, क्लियर है। दूसरी एक और डेफिनेशन हम लिख दें, जहां जरूरत पड़ेगी वहां इसको रिपीट किया जाएगा। if one of the stereoisomer, if one of the stereoisomer of optically inactive form, that is first is optically active, that is second and third, then first will be called meso, अभी खाली हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर रहे हैं, डेफिनेशंस को अच्छे से समझ रहे हैं। तो फिर से मीजो कंपाउंड की क्या डेफिनेशन हुई, तो आप कहेंगे कि भाई कायरल सेंटर होने के बाद अगर मॉलिक्यूल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, मीजो होगा। दूसरी डेफिनेशन क्या दी हमने कि अगर हमको आप मीजो कब कहेंगे, ठीक है, जब हमारा कोई और ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म भी होगा, हमारा कोई स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे इसको, इसका कोई स्टीरियो आइसोमर अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तब इस ऑप्टिकली इनएक्टिव स्टीरियो आइसोमर को हम लोग क्या बोल देंगे, मीजो बोल देंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी काम आने वाली है आगे। फिलहाल अच्छा, मीजो कंपाउंड्स में नेट रोटेशन 0 होता है बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन। लिख लेते हैं, इन मीजो कंपाउंड्स net rotation is 0, net rotation of PPL is 0. In meso compounds net rotation of PPL is 0 because of internal compensation, because of internal compensation। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपको मिलेगा कि भाई मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ, तो वहां स्टेटमेंट क्या होगा, इंटरनल कंपनसेशन। एंड व्हाट इज इंटरनल कंपनसेशन, मॉलिक्यूल का एक पार्ट क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इक्वल डिग्री से और उसको कैंसिल कर देगा। ये क्यों हो रहा है, फिर से इसकी रोटेशन करने की टेंडेंसी है लेकिन ये 0 रोटेशन नेट कर रहा है। रोटेशन करने की टेंडेंसी क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या है, कायरल सेंटर से, समझ में आ रही बात, और सिमेट्री के कारण दोनों कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए नेट रोटेशन 0 है। इट इज कॉल्ड इंटरनल कंपनसेशन। अब यहां पे आते हैं सेकंड और थर्ड पे। सेकंड और थर्ड की बात करें तो ये बेसिकली क्या है, कायरल मॉलिक्यूल और उसकी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज के पेयर को कहते हैं इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, इनएंशियोमर्स तो लिख लेते हैं कायरल मॉलिक्यूल and its non superimposable mirror image is called enantiomers. Chiral molecule and its non-superimposable mirror image is called enantiomer। या non-superimposable बोलना जरूरी नहीं है, chiral molecule and its mirror image are together called as enantiomers। समझ में आ रही बात। तो enantiomer हमेशा पेयर होता है, ठीक है, किसी सिंगल कंपाउंड को आप इसको enantiomer नहीं बोलेंगे। enantiomer 2 का पेयर है। enantiomer मतलब 2 कंपाउंड है जिनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, enantiomers का है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज है। क्यों,
क्योंकि ये क्या है, कायरल है। कायरल मॉलिक्यूल और उसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को टुगेदर इनैंशियोमर्स कहा जाता है। तो ये वन पेयर ऑफ क्या है, इनैंशियोमर्स है। फॉर एग्जांपल सेकेंड एंड थर्ड आर वन पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। सेकेंड और थर्ड एक पेयर इनैंशियोमर के हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन भी क्लियर होगी। अच्छा, एक चीज और समझा जाए, जैसे मान लीजिए पोलरीमीटर ट्यूब जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, पोलरीमीटर ट्यूब में अगर आप इसको रखते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, ये दोनों मिरर इमेज है, तो इसका क्या मतलब है ये भी समझिए कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ये तो नहीं पता, लेकिन रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये तो पता कैसे चलेगा, पोलरीमीटर ट्यूब में डालेंगे, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट आएगा आपके सामने। लेकिन अगर ये प्लस थीटा से क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो इसका जो इनैंशियोमर होगा वो माइनस थीटा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या हुआ? ठीक है, फिर से समझने की कोशिश करिए। तो इफ प्लस थीटा, तो ये आपका माइनस थीटा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसके लिए लिखा हुआ है प्लस 20 डिग्री, तो इसके लिए लिखा रहेगा माइनस 20 डिग्री। ये पॉइंट क्लियरली समझिए कि इनैंशियोमर कहने का मतलब क्या है कि भाई इसका आप ऑप्टिकल रोटेशन मॉलिक्यूल देख के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। लेकिन अगर इसको पोलरीमीटर ट्यूब में रखा आपने और इसका रोटेशन प्लस थीटा या प्लस 20 डिग्री आपको ऑब्जर्वेशन में मिला, तो इसके मिरर इमेज यानी इसके इनैंशियोमर का रोटेशन क्या होगा, माइनस थीटा होगा। ये कंफर्म है। या इसका प्लस थीटा है तो इसका माइनस थीटा होगा। ये भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। बाकी मॉलिक्यूल देख के कभी भी रोटेशन प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये आपका निश्चित रूप से लेवो होगा, इक्वल एंड अपोजिट डिग्री से। क्लियर है? तो अब यहां बात क्या है कि अगर हम पोलरीमीटर ट्यूब में फर्स्ट और सेकंड का इक्विमोलर कंसंट्रेशन रख दें, ठीक है, 1 मोल आपने फर्स्ट का रख दिया और इसका भी आपने 1 मोल रख दिया, दोनों का 1 मोल रख दिया तो नेट रोटेशन हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि ये प्लस थीटा से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो ये उसी मॉलिक्यूल को माइनस थीटा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। तो इसका मतलब नेट रोटेशन क्या हो गया, अगेन 0 हो गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर आपने इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स लिया है पोलरीमीटर ट्यूब में, तो नेट रोटेशन आपको अगेन 0 मिलेगा और इसको बोला जाता है एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन मतलब इसका रोटेशन ये कैंसिल करेगा। क्लियर है? तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। ठीक है, फिर से हम अपनी बात को रिपीट करते हैं। एक टर्म आएगा रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स। तो व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स। 1 मोल सेकंड का, 1 मोल थर्ड का, सॉरी ये सेकंड है ना, 1 मोल सेकंड का, 1 मोल आपने थर्ड का आपने कहां रख दिया, पोलरीमीटर ट्यूब में, तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड इट इज, तो नेट रोटेशन इज 0। नेट रोटेशन ऑफ पीपीएल इज 0। कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। व्हाट इज एक्सटर्नल कंपनसेशन, रोटेशन कॉज्ड बाय वन मॉलिक्यूल इज कैंसल्ड बाय इट्स इनैंशियोमर, या इसकी मिरर इमेज द्वारा रोटेशन क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो फिर से मेरे ख्याल से आपको ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। नेट रोटेशन इज 0, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्यों, और इसका कारण एक्सटर्नल कंपनसेशन है। व्हाई, बिकॉज रोटेशन कॉज्ड बाय वन मॉलिक्यूल इज कैंसल्ड बाय इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन बाय इट्स इनैंशियोमर। क्लियर है? अच्छा, इसमें भी टर्म आपको और भी मिलेंगे कि रेसिमिक, ये तो 100% रेसिमिक मिक्सचर का एग्जांपल हमने दे दिया। 100% रेसिमिक मिक्सचर मतलब
ये आपका 1 मोल हो सकता है, ये 2 मोल हो, ये आपका 1 मोल हो, तो नेट रोटेशन कैंसिल तो हो नहीं पाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियली रेसमिक। समझ में आ रही बात? तो फुल्ली रेसमिक, पार्शियली रेसमिक, ऐसा टर्म आप आगे चल के सुनेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है तो 100% रेसमिक मिक्सचर का है कि दोनों का इक्विमोलर लिया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। ठीक है, लास्ट में इसको हम फिर समराइज करेंगे और फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन बड़ा ही कंफ्यूज करते हैं आगे चल के हम लोग को। और हमारे सामने क्योंकि एक एग्जाम्पल है तो ये बड़ा सुविधा हो जाता है समझने में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एक डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स, व्हाट आर डायस्टीरियोमर्स? तो डायस्टीरियोमर्स के लिए ये बोला जाता है कि स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। लिख लेते हैं डेफिनेशन, स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ each other. Stereo isomers which are not mirror image of each other. दो स्टीरियो आइसोमर्स जो आपस में मिरर इमेज नहीं होंगे उनको क्या बोला जाता है? डायस्टीरियोमर्स बोला जाता है। जैसे यहां समझने की कोशिश करिए, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ठीक है, अगर इनको हम बनाएं तो फर्स्ट और सेकंड क्या है? ये स्टीरियो आइसोमर तो है लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है भाई, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट का रिलेशनशिप सेकंड के साथ और फर्स्ट का रिलेशनशिप थर्ड के साथ क्या है? ये डायस्टीरियोमर्स का रिलेशनशिप है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंड थर्ड, क्या फर्स्ट एंड सेकंड, और क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। ये बेसिकली क्या है? टू पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। फिर से डेफिनेशन को क्लियर किया जाएगा। तो डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, इसको और एक आसान तरीके से समझा जाता है कि जैसे सिस और ट्रांस आइसोमर्स जो होते हैं, सिस और ट्रांस, ठीक है, तो सिस और ट्रांस, अगर मान लीजिए हम एक एग्जांपल आपको दे यहां कि जैसे सी डबल बॉन्ड हो, यहां आपका मिथाइल हो गया, यहां आपका मिथाइल, यहां आपका एच, यहां आपका एच, ये आपका ट्रांस स्ट्रक्चर हो गया। तो सी डबल बॉन्ड सी, यहां आपका मिथाइल हो गया, एच और एच, ये आपका सीस स्ट्रक्चर हो गया। ये दोनों क्या स्टीरियो आइसोमर्स हैं? तो हाँ, ये स्टीरियो आइसोमर्स है। समझ में आ रही बात? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएसी नेम सेम है, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है, रिलेटिव पोजीशन चेंज कर गई है, रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस हो गया है। तो ये क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स है। लेकिन क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं, मिरर इमेज नहीं एक दूसरे की। मतलब ये भी क्या हो गए? डायस्टीरियोमर्स हो गए। ये स्टीरियो आइसोमर्स है लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब एक और पॉइंट हो गया कि सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। तो ये डेफिनेशन थोड़ी क्या है? ब्रॉड है। फिर से समझा जाए कि डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, तो एक डेफिनेशन तो तुरंत आपके काम आएगी, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर्स, तुरंत काम चल गया। दूसरा एक और पॉइंट कि स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मतलब कहने का ये सिस ट्रांस को भी कवर कर रहा है कि सिस ट्रांस भी क्या होते हैं? आपस में डायस्टीरियोमर्स होते हैं। इनफैक्ट अगर आप यहां ध्यान से समझेंगे कि फर्स्ट और सेकंड आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। तो अगर ये सिस है, ये ट्रांस है, तो ये आपस में क्या हो गया? डायस्टीरियोमर्स। उसी प्रकार से फर्स्ट और थर्ड भी क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ये सिस है, ये क्या है? ट्रांस है, ये आपके क्या है? डायस्टीरियोमर्स है। ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर्स। सिस ट्रांस आइसोमर्स आर आल्सो डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जैसे किसी कंपाउंड के आप कई स्टीरियो आइसोमर्स बनाएंगे, जैसे मान लीजिए यहां तो 3 स्टीरियो आइसोमर आपके सामने हैं, अब इस पे भी बात करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने किसी कंपाउंड के कई स्टीरियो आइसोमर्स बनाए, तो ये मान लीजिए सेकंड है, इसी प्रकार से थर्ड बन गया, फोर्थ बन गया, फिफ्थ बन गया, सिक्स्थ बन गया, दुनिया भर के स्ट्रक्चर बन गए। तो लेकिन सेकंड का ये जो मिरर इमेज है, थर्ड
सेकंड का ये जो मिरर इमेज है थर्ड, ठीक है, जो कायरल है और इसका मिरर इमेज, ये रिलेशनशिप छोड़ के सेकंड का बाकी सबके साथ रिलेशनशिप क्या होगा? डायस्टीरियोमर्स का होगा। जैसे हम कहेंगे कि 5 स्टीरियो आइसोमर आपने बनाया और सेकंड और थर्ड आपस में क्या है? इनैंशियोमर है। तो सेकंड का रिलेशनशिप फर्स्ट के साथ, फोर्थ के साथ, फिफ्थ के साथ, सबके साथ क्या होगा? डायस्टीरियोमर्स का होगा। इनैंशियोमर वाला पेयर छोड़ के बाकी सबके साथ इसका रिलेशनशिप क्या होगा? डायस्टीरियोमर्स का ही होगा, क्योंकि वो सभी स्टीरियो आइसोमर तो होंगे लेकिन मिरर इमेज तो होंगे नहीं। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से भी समझिएगा इसको। ये पॉइंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब एक और पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे अब आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है कि यहां CH3 है और यहां CH3 है, ये मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि भाई इसके स्टीरियो आइसोमर्स बनाइए, इसके टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। तो इसके लिए आप करेंगे क्या? इसके लिए पहले आप सिस और ट्रांस बना लेंगे और ट्रांस और सिस में देखेंगे कौन कायरल है, कौन ये कायरल है। तो ये आपका कायरल है तो इसकी मिरर इमेज बना लिया। तो ये 3 स्टीरियो आइसोमर्स बन गए। अब कोई क्वेश्चन इसमें ये पूछता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो आपके सामने बना हुआ है, इसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए? 3 हो गए। अब कुछ लोग इसमें डाउट करते हैं कि सर फर्स्ट वाला स्टीरियो आइसोमर माने, ठीक है, फर्स्ट तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये प्लेन पोलराइज लाइट के एक्सिस को रोटेशन नहीं करता है, क्या इसको हम ऑप्टिकल आइसोमर माने? ऑप्टिकल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर तो समझ में भी आ रहा है कि सिस ट्रांस है तो स्टीरियो आइसोमर है, क्या इसको ऑप्टिकल आइसोमर माना जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो बिल्कुल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आप इसको मानेंगे। क्यों? आप इसको ऐसे कहेंगे कि अगर इसमें कायरल सेंटर है, इसमें 2 कायरल सेंटर है, तो इसके जितने स्टीरियो आइसोमर्स आप बनाएंगे सब आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। इसके जितने भी आइसोमर्स आप बनाएंगे या तो ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर होगा या तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होगा, 2 ही कैटेगरी हो सकती। समझ में आ रही बात? तो जैसे इसको हम कहेंगे कि भाई ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर है, ये रोटेशन तो करना चाह रहा है कायरल सेंटर के कारण, लेकिन नेट रोटेशन 0 है। समझ में आ रही बात? ये अलग बात हो गई कि नेट रोटेशन क्या हो गया? 0 हो गया। इसकी टेंडेंसी है रोटेट करने की प्लेन पोलराइज लाइट को बिकॉज ऑफ द कायरल सेंटर, ठीक है। तो कोई कहे कि सर फर्स्ट को ऑप्टिकल आइसोमर मानेंगे, तो बिल्कुल इट इज ऑप्टिकल आइसोमर, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर, इट हैज टेंडेंसी ऑफ रोटेशन बट नेट रोटेशन इज 0 बिकॉज ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री और एनी टाइप ऑफ सिमेट्री। समझ में आ रही बात? ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है गए, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर हो गए। क्लियर है? तो फिर से यहां एक स्टेटमेंट लिख लिया जाए, ऐसा आप कंपाउंड बनाइए, भले ये मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन बनाइए और उसके नीचे 2-3 लाइन लिखिए। लिखिए, इट हैज 3 स्टीरियो आइसोमर्स, इट हैज 3 स्टीरियो आइसोमर्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स। इट हैज 3 स्टीरियो आइसोमर्स। और एक स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स भी है। कायरल, देखिए कायरल सेंटर जहां आपको मिल जाएगा वहां ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स तो होने ही होने, ठीक है, या ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो अगला स्टेटमेंट लिखिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये बात भी सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टीरियो आइसोमर्स भी हैं और उसमें सब कैटेगरी करेंगे तो भाई ऑप्टिकल आइसोमर्स भी। इसमें आप बोलेंगे कि फर्स्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर, फर्स्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर, फर्स्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर and second and third are optically active isomers. 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 ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। तो फिर से फाइनली हम लोग समराइज कर लिया जाए चीजों को। हमने सबसे पहला पॉइंट बताया आपके सामने कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं। हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो प्लेन पोलराइज लाइट के एक्सिस को रोटेशन करने का था। प्लेन पोलराइज लाइट के एक्सिस को जो नेट रोटेशन देगा वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा।
और जो रोटेशन नहीं देगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक्टिव ये हम लोग ने सीख लिया, फिर उसके बाद समझा कि व्हाट इज मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? कायरल सेंटर होने के बाद जिसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ जाए वो मीजो कंपाउंड होते हैं। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। एक पार्ट क्लॉकवाइज रोटेशन करना चाहता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, नेट रोटेशन 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के नेट रोटेशन 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल कंपनसेशन बोल देते हैं। ठीक है, और मीजो कंपाउंड की एक और डेफिनेशन की क्या जरूरत पड़ेगी? अगर हमारा कोई फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, हमारा कोई स्टीरियो आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, और हम ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो हमको आप मीजो बोल सकते हैं। ठीक है, जितने भी स्टीरियो आइसोमर बना दिए सब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तब आप हमको मीजो नहीं बोलेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन है, ये भी काम आएगी। इफ वन ऑफ द फॉर्म इज स्टीरियो आइसोमर्स इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड इफ वी आर ऑप्टिकली इनएक्टिव देन यू कैन कॉल अस मीजो। दूसरा इनेंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव, कायरल मॉलिक्यूल और उसके मिरर इमेज को टुगेदर क्या बोला जाता है? इनेंशियोमर्स का पेयर बोला जाता है। और इनेंशियोमर के पेयर को छोड़ के बाकी जितने पेयर स्टीरियो आइसोमर्स के आप बनाएंगे वो सभी आपस में क्या होंगे? डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो इनेंशियोमर्स हो गए। इनेंशियोमर्स में एक टर्म क्या समझा आपने? रेसमिक मिक्सचर। तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स इज कॉल्ड एज रेसमिक मिक्सचर। नेट रोटेशन इज 0 बिकॉज रोटेशन कॉज्ड बाय वन मॉलिक्यूल इज कैंसल्ड बाय इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन ऑफ अदर। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये एक्सटर्नल कंपनसेशन हो गया है। एंड व्हाट आर डायस्टीरियोमर्स? सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करेगा वो आपको डायस्टीरियोमर्स कंफ्यूज करेगा। तो इनेंशियोमर के पेयर को छोड़ के बाकी जितने कॉम्बिनेशन स्टीरियो आइसोमर्स में आपको बनेंगे वो सभी क्या होंगे? डायस्टीरियोमर्स होंगे। इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो इनेंशियोमर आपको दो मॉलिक्यूल अगर पहचानना है कि डायस्टीरियोमर्स हैं कि नहीं, तो पहले क्या चेक करिए? उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, IUPAC नेम सेम होगा, और दोनों अगर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो क्या होंगे? डायस्टीरियोमर्स होंगे। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। और क्या डेफिनेशंस हो गए हम लोग की? अच्छा, मीजो के लिए फिर से समझने की कोशिश करिए। मीजो के लिए हमने जो डेफिनेशन दी कि कायरल सेंटर होने के बाद, जैसे यहां अगर हम ब्रोमीन की बात कर दें और यहां ब्रोमीन की बात कर दें, फिर से समझने की कोशिश करिएगा। इसके अगर 2 फॉर्म हम बनाएं, इसके 2 स्टीरियो आइसोमर्स, तो आपको पता है कि भाई इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा और इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम बना देंगे। यहां से भी आपको काफी समझ में आ जाएगा चीजें। हमने इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना दिए। ये आपका ब्रोमीन हो गया, ये आपका ब्रोमीन बाहर की तरफ हो गया। इनकी अगर बात करें तो ये आपके क्या है आपस में? ये आपका सिस फॉर्म हो गया, ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये तो बात समझ में आ ही रही। फर्स्ट एंड सेकेंड आर डायस्टीरियोमर्स, ये भी बात सही है। डायस्टीरियोमर्स बिकॉज दे आर स्टीरियो आइसोमर्स बट नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। हम आपसे पूछेंगे कि फर्स्ट एंड सेकेंड क्या ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? तो आप कहेंगे ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमेशा ही है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। या आप ये भी बोल सकते हैं सर इसमें तो कायरल सेंटर ही नहीं है। क्या कायरल सेंटर आपको दिख रहा है? कायरल सेंटर नहीं है। क्यों नहीं है? ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। इधर इधर गए तो सेम बीच से डिवाइड किया, तो इसमें कायरल सेंटर नहीं है। नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर। तो यानी एक और पॉइंट हमने क्या लिख दिया कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो क्या इनको मीजो बोल दें? ये देखिए सर, ये तो मीजो हो गया, ये तो मीजो हो गया। क्यों मीजो हो गया? क्योंकि ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नहीं, इसमें कायरल सेंटर ही नहीं है। जब कायरल सेंटर नहीं है तो इसको मीजो नहीं बोल सकते आप। समझ में आ रही बात? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, आपकी बात सही है, लेकिन ये मीजो नहीं है। क्यों नहीं मीजो? क्योंकि इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। या क्यों नहीं है मीजो? क्योंकि इसके 2 स्टीरियो आइसोमर्स हुए और दोनों स्टीरियो आइसोमर्स में कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तब आप हमको मीजो नहीं बोल सकते। ये मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। इसके 2 स्टीरियो आइसोमर्स हैं और दोनों में से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो इसको आप मीजो नहीं बोल सकते। या सीधा सीधा इसमें कायरल सेंटर ही नहीं है तो इसको मीजो नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट मीजो, फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट मीजो। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप कायरल सेंटर ढूंढते ही समझ जाएंगे कि भाई
मीजो है कि नहीं है। ये पॉइंट समझ में आया कि फर्स्ट और सेकंड मीजो नहीं है सभी को? फर्स्ट और सेकंड मीजो नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। फर्स्ट और सेकंड मीजो नहीं है क्योंकि कायरल सेंटर नहीं है। और दूसरा पॉइंट भी दिमाग में रखिएगा क्योंकि अच्छे क्वेश्चन में तो यहीं पे कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास पॉइंट क्या है कि इसके दो ही स्टीरियो आइसोमर है और दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो हम किसी को मीजो नहीं बोलने जा रहे हैं। क्लियर है? तो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट मीजो, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हैं, ए कायरल भी हैं। समझ में आ रही बात? और दो स्टीरियो आइसोमर है जिनको आपस में हम डायस्टीरियोमर्स बोल रहे हैं। अच्छा, एक और बात समझने की कोशिश करिए। एक स्टेटमेंट अगर हम दें कि अगर किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये निश्चित रूप से सही है। अगर आपके पास कायरल सेंटर्स हैं तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो आप शो करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या आप ऑप्टिकली एक्टिव होंगे हमेशा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। या तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है या तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट को हम लिख लिया जाए, इफ अ कंपाउंड कंटेन्स chiral centers, if a compound contains chiral centers, then it will show optical isomerism. तो कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो शो करेगा ही करेगा। या तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है या तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। तो अगर हम स्टेटमेंट देखते कि इफ अ कंपाउंड कंटेन्स कायरल सेंटर्स देन इट विल ऑलवेज बी ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये गलत हो जाता। हमेशा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। कायरल सेंटर होने के बावजूद मॉलिक्यूल ये कायरल भी हो सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट हमेशा सही रहेगा। ये कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो वो शो करेगा ही, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो सकता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, या सेकेंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो सकता है ऑप्टिकली एक्टिव का। क्लियर है? चलिए, अब धीरे धीरे हम लोग डेफिनेशंस की बात हो गई, एक्सपेरिमेंटल जो फैक्ट्स है उनकी बात हो गई। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और डेफिनेशन पे हम काफी एम्फेसिस दे रहे हैं क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होने लगता है आगे चल के चीजों में कि सर कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या हमेशा शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा। हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये जरूरी नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखिए, draw total stereoisomers of ठीक है। सिंपल क्वेश्चन से हम लोग कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। देखा जाए, क्वेश्चन लिख लिए होंगे, एक क्वेश्चन हम करके समझाते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए और इसके स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहा है, तो सबसे पहला अप्रोच आपका ये होगा कि पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना लीजिए। तो इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो दो होते हैं,
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए आप सिस ट्रांस बना लेंगे, ठीक है, तो सिस ट्रांस बना लीजिए। यही क्वेश्चन हम लोग का बेसिक क्वेश्चन था ही, ये आपका सिस ट्रांस हो गया। और ट्रांस वाला जो फॉर्म बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मीजो, क्योंकि इसमें प्लेनो सिमेट्री है। सेकंड वाला कायरल हो गया, तो इसकी मिरर इमेज बना दिया, तो इसकी हम लोगों ने मिरर इमेज बना दिया यहां थर्ड। समझ में आ रही बात? तो इसका आंसर कितना हो गया, इसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, आंसर आपका 3 हो गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और इसका मिरर इमेज क्या हो गया, थर्ड हो गया। ये दोनों डिफरेंट होंगे। क्यों ये दोनों डिफरेंट होंगे, तो उसका पूरा लॉजिक डेवलप किया है कि भाई इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये कंपाउंड क्या है, कायरल है, और कायरल है और उसकी मिरर इमेज क्या होती है, डिफरेंट कंपाउंड्स होती है। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है तो दूसरा लेवो रोटेटरी होता है। तो प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस समझ में आ गया कि एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कर रहा है और ये दूसरा लेवो रोटेटरी कर रहा है। तो भाई अगर अलग अलग रोटेशन पीपीएल को कर रहा है तो कंपाउंड तो सेम नहीं हो सकता। अगर कंपाउंड सेम होता तो सेम रोटेशन करना चाहिए था। तो एक प्लस थीटा कर रहा है, दूसरा माइनस थीटा कर रहा है, तो मतलब दोनों कंपाउंड्स क्या है, डिफरेंट है। अच्छा, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, तो आप कहेंगे हाँ, सिस ट्रांस बना सकते हैं। क्या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, हाँ, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो कर रहा है। ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव दोनों फॉर्म आपने बना लिया। या यूं कहते कि इसमें सर 2 कायरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो शो करेगा ही करेगा। इफ अ कंपाउंड हैज कायरल सेंटर देन इट विल शो इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। समझ में आ रही बात? यहां बताइए तो सेम सिचुएशन है। अच्छा, इसको हम और शॉर्ट में अब लिखेंगे। जैसे इस स्ट्रक्चर को हमने सिस लिखा, इसको ट्रांस लिखा और ट्रांस की मिरर इमेज बना दी ट्रांस डैश। क्यों ट्रांस की मिरर इमेज बना दी? क्योंकि ट्रांस क्या था, ये जो ट्रांस स्ट्रक्चर था, ये ट्रांस है ना, ट्रांस आपका क्या था, कायरल था, इसलिए मिरर इमेज बना दिया। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सिस ट्रांस, ट्रांस की मिरर इमेज। समझ में आ रही बात? तो वही कंसेप्ट अगर यहां अपनाया जाए तो यहां भी क्या हो जाएगा, सिस बनाएंगे, ट्रांस बनाएंगे और ट्रांस की मिरर इमेज ट्रांस डैश बना देंगे। अब कुछ लोग को यहां समझ में नहीं आता सर ट्रांस की मिरर इमेज क्यों बना रहे हैं, ठीक है, एक बार और हम बता लेंगे उनको, ठीक है, क्योंकि आगे हम लोग थोड़ा टाइम बचाएंगे और इसको जल्दी करेंगे। तो ये आपका Cl हो गया, Cl हो गया, इसमें आपको प्लेनो सिमेट्री दिख रही होगी। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने ये पहचान लिया कि 2 कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर है, प्लेनो सिमेट्री है, मॉलिक्यूल क्या है, ए कायरल है, नेट रोटेशन टुवर्ड्स पीपीएल इज 0 ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। दोनों पार्ट, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, नेट रोटेशन 0 कर दिया, ठीक है। तो इट इज अ मीजो कंपाउंड, इट इज अ मीजो कंपाउंड। फिर दूसरा फॉर्म आपने बना लिया, एक को बाहर की तरफ, दूसरे को अंदर की तरफ। और थोड़ा समझना चाहते हैं शुरू में तो थोड़ा मेहनत करके दूसरा स्ट्रक्चर बना ही लीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में आएगा कि बार बार ये हाइपोथेटिकल एक मिरर इमेज बना रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। मिरर इमेज बनाने भी आना चाहिए। तो जो जहां है इक्वल डिस्टेंस पे आप बना दीजिए। तो फर्स्ट हो गया, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। और हमको जरूरत नहीं कि हम उठा के सुपर इंपोज करें, क्योंकि हमको पता है इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है, और कायरल मॉलिक्यूल का मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं होता है। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, सेम क्वेश्चन है बेसिकली। आंसर आपका 3 हो गया। और इसमें ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो कर रहा है। यहां बताइए, तो इसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? इसके स्टीरियो आइसोमर्स 2 ही हो पाएंगे। क्यों 2 हो पाएंगे? आप इसको ऐसे भी समझिए, दोनों का आपने कहां बना दिया, बाहर की तरफ बना दिया, और एक को बाहर बना दिया और दूसरे को कहां बना दिया, अंदर की तरफ बना दिया। ठीक है, दिख रहा होगा। तो एक को बाहर एक को अंदर बना दिया। तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये आपका सिस स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका ट्रांस स्ट्रक्चर हो गया। ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड डाइस्टेरोमर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन अब इनकी मिरर इमेज नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेनो सिमेट्री और इसमें भी प्लेनो सिमेट्री है, तो मिरर इमेज तो सुपर इंपोज कर जाएगा। इसका मतलब इसमें ऑप्टिकल, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो इसने शो किया,
लेकिन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो कर पा रहा है, ना तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म बन पाएगा। अच्छा, कोई कहे सर ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म है, इसको मीजो बोल दीजिए, तो हम इसको मीजो भी नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि कोई ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रही बात? बन ही नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये शो कर ही नहीं रहा है। कोई भी इसका ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है ही नहीं कि इनएक्टिव फॉर्म को मीजो बोल दे। क्लियर है? तो ना मीजो बोल पा रहे हैं ना ऑप्टिकली एक्टिव बोल पा रहे हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। एक ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा, न इसमें कायरल सेंटर ही नहीं है, और कायरल सेंटर नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये शो नहीं कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। हालांकि ये स्टेटमेंट अपने आप में पूरा सही नहीं हुआ कि कायरल सेंटर नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। ठीक है, कायरल सेंटर के विदाउट भी मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन जनरल सेंस जो है, ठीक है, जनरल सेंस मतलब मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में जो थ्योरी फिट बैठती है उसकी अगर बात करें तो मैक्सिमम केस में तो हम पहले क्या करेंगे? कायरल सेंटर ही खोजेंगे। ठीक है, तो कायरल सेंटर हमको नहीं मिला, ठीक है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों में मिल रही है। ये पॉइंट क्लियर है? कायरल सेंटर हमको नहीं मिला तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। ठीक है, और इसके आइसोमर्स कितने हुए? स्टीरियो आइसोमर्स 2 ही हुए। या दूसरा कंसेप्ट कि हमने दोनों बना दिया, दोनों की मिरर इमेज हम नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है। लेकिन मीजो मत बोल दीजिएगा, दीज आर नॉट मीजो। अब आगे बढ़ते हैं, इतना कॉपी कर लीजिए। थोड़ा सा जहां भी लिखने का मौका मिल रहा है उसको लिखिए, कॉपी पे समझिए। ठीक है, मेहनत करके एक कंसेप्ट आपका बन जाएगा तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। पहले प्रोसेस को फॉलो करिए पूरा, और फिर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना है तो लास्ट में कुछ सोचने का स्कोप रखिएगा। पहले ही हम बिना सीखे हाइपोथेटिकली सोचने लगे चीजों को तो फिर उससे दिक्कत होगी। एक प्रोसेस फॉलो करके जितने क्वेश्चंस हैं वो हम लोग को इस प्रोसेस से हो जाएंगे। देखा जाए फोर्थ में तो समस्या क्या मिल गई? न तो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, न तो इसमें कायरल सेंटर है। ज्योमेट्रिकल सेंटर भी नहीं है, ठीक है, 2 सेंटर्स हमको चाहिए थे, और न तो ये कायरल सेंटर है, R1 इक्वल्स टू R2 है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी नहीं शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी नहीं शो कर रहा है। तो अगर आइसोमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिंगल स्ट्रक्चर है, इसका कोई और स्टीरियो आइसोमर्स नहीं बना सकते। नो स्टीरियो आइसोमरिज्म इज पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। समझ में आ रही बात? तो न तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है, न तो ऑप्टिकल आइसोमर। जैसे कोई कहे कि सर ये तब इसका स्ट्रक्चर होगा कैसे? आप 3 डायमेंशन में इसको बना लीजिए। जैसे सपोज आपने ब्रोमीन को बना दिया बाहर की तरफ, और इसमें आपने CH3 को बना दिया अंदर की तरफ, तो ये जो कंपाउंड है बस इसी प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इंपोज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये शो करता नहीं, तो सिंगल कंपाउंड की तरह रहेगा, स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। नो स्टीरियो आइसोमरिज्म। फिफ्थ वाला बताइए। तो फिफ्थ वाले के नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि दोनों क्या है? अनसिमेट्रिकल है। ये कंपाउंड ही क्या है? अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो लॉजिक अपना फिर से वही है कि पहले आप क्या बना लीजिए? सिस बना लीजिए और फिर ट्रांस बना लीजिए। तो सबसे पहले हमने सिस स्ट्रक्चर बना दिया। कभी भी शुरू करना है तो पहले आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की चिंता करेंगे। तो ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, और फिर आपने ट्रांस बना दिया। ठीक है, तो ट्रांस बनाने के लिए हमने यहां ब्रोमीन बना दिया और यहां आपका क्लोरीन हो गया। क्लियर है? ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। अब आप ध्यान से समझिए, इसमें सर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मिला ही नहीं, और जब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं मिला तो अब इसकी मिरर इमेज बनानी पड़ेगी। मिरर इमेज उसका डिफरेंट कंपाउंड हो जाएगा। तो एक बार फिर हम आपको बना के दिखाएं। अपने से पूरी चीज बनाएंगे, लिखेंगे, तब आपको आ जाएगा। ठीक है, बाद में तो हम लोग तुरंत इसको कर लेंगे। यहां भी हमने मिरर इमेज बना दिया। मिरर इमेज बनाने भी आना चाहिए बढ़िया से। यहां आपका क्लोरीन हो गया, यहां आपका क्या हो गया? ब्रोमीन हो गया। तो ये आपका मान लीजिए हमने फर्स्ट डैश इसको बोल दिया, और ये सेकंड हो गया तो ये सेकंड डैश हो गया। ठीक है, तो फिर से जरा समझा जाए। आपके सामने बोर्ड पे 4 स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, ये चारों क्या है? डिफरेंट है। पहले तो ये समझिएगा,
इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगी क्योंकि इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये कायरल कंपाउंड है। समझ में आ रही बात? कायरल कंपाउंड, इसकी मिरर इमेज, तो ये दोनों डिफरेंट है और ये दोनों भी डिफरेंट है और ये दोनों आपस में डिफरेंट, समझ में आ ही रहा है? समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब इसमें आप ऐसे भी कर सकते थे, स्ट्रक्चर बेसिकली गैसियस स्ट्रक्चर है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन इनटू द प्लेन है और उसके रिलेटिव ये स्ट्रक्चर क्या है? ट्रांस स्ट्रक्चर है। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? ट्रांस डैश बोल रहे हैं, तो हम, और इसको सिस डैश बोल रहे हैं। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट समझते हैं कि भाई सिस बनाएंगे, ट्रांस बनाएंगे, सिस की मिरर इमेज सिस डैश बना लेंगे, ट्रांस की मिरर इमेज ट्रांस डैश बना लेंगे और हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इसके कितने होंगे? 4 होंगे और ये चारों अलग अलग है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब रिलेशनशिप अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों का रिलेशनशिप आपस में क्या है भाई, ठीक है, तो ये आपस में इनैंशियोमर है, ये आपस में इनैंशियोमर है और इसका रिलेशनशिप बाकी सबके साथ क्या है? तो ये क्या है? डायस्टीरोमर। ये और ये क्या है? डायस्टीरोमर, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नेम सेम, लेकिन ये स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। डायस्टीरोमर्स, डायस्टीरोमर्स, इसका भी रिलेशनशिप इसके साथ छोड़ के बाकी सबके साथ क्या होगा? डायस्टीरोमर्स का होगा। क्लियर है? तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इसके कितने हैं? 4 है। ये क्लियर है? अच्छा, इसमें कोई मीजो आपको दिखा? मीजो बताइए। तो मीजो इसमें नहीं दिखेगा। मीजो क्यों नहीं दिखा? मीजो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि कहीं भी आपने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तो हमको मिली नहीं। 4 स्टीरियो आइसोमर्स हुए लेकिन सभी स्टीरियो आइसोमर्स इसके क्या? ऑप्टिकली एक्टिव है। सभी स्टीरियो आइसोमर्स इसके क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। नो मीजो इज फॉर्म। मीजो क्यों नहीं मिला? देखिए, मीजो के लिए इस चीज और समझने की कोशिश करिएगा। कायरल सेंटर होने के बाद अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मिलनी है तब मॉलिक्यूल को भी सिमेट्रिकल होना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? जैसे इससे पहले हमने यहां क्लोरीन लगाया था। कई चीजें आप स्ट्रक्चर बनाते बनाते भी सीख सकते हैं कि जैसे क्लोरीन बनाया था तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि मॉलिक्यूल तो सिमेट्रिकल दिख रहा है। क्लोरीन और ये मॉलिक्यूल क्या दिख रहा है? सिमेट्रिकल दिख रहा है। तो जब इसके स्टीरियो आइसोमर्स बनाएंगे तो वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर विल बी मीजो। वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर विल बी मीजो। तो मॉलिक्यूल देख के ही आप बता सकते हैं कि जब दोनों को सिस में बनाएंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी और ट्रांस में बनाएंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो इसको हम वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर मीजो। तो मीजो मॉलिक्यूल देख के ही कैसे बता सकते हैं कि भाई कायरल सेंटर होने के बाद मॉलिक्यूल हमको सिमेट्रिकल दिखना चाहिए। जैसे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, यहां ब्रोमीन है तो यहां क्लोरीन है, और जब सिमेट्रिकल नहीं है तो इसमें कोई भी फॉर्म इसका मीजो बनने वाला ही नहीं, बना भी नहीं। समझ में आ रही बात? तो आगे चल के जैसे ऐसे क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आपको दिखेंगे कि भाई इनमें से कहां मीजो की पॉसिबिलिटी है। तो मीजो की पॉसिबिलिटी में आपको क्या खोजना है कि मॉलिक्यूल शुड बी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिक मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन इसका सिमेट्रिक दिख रहा है। समझ में आ रही बात? तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में अगर कायरल सेंटर्स हैं तो उसका वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स मीजो होगा। समझ में आ रही बात? तो वो आप कंपैरिजन करके भी आप समझ सकते हैं कि यहां क्यों मीजो मिला और यहां क्यों मीजो नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए मीजो के विषय में हम लोग अलग से सवाल करेंगे तो ये सब लाइंस लिख लेंगे। फिलहाल स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये सब पॉइंट छोटे छोटे हम लोग के दिमाग में आने चाहिए। अब हम कोई स्ट्रक्चर यहां नहीं बनाने जा रहे हैं, अब डायरेक्ट करेंगे। यहां बात की जाए तो ये भी वही सिचुएशन है, सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, सिस की मिरर इमेज सिस डैश बना लेंगे, ट्रांस की मिरर इमेज ट्रांस डैश बना लेंगे, आंसर आपका 4 हो जाएगा। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इसके 4 हो जाएंगे। यहां देखा जाए क्योंकि 1-4 पोजीशन है तो सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, मिरर इमेज नहीं बना सकते क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा रहेगी, या इसमें कायरल सेंटर है ही नहीं, लास्ट वाले में कायरल सेंटर नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कायरल सेंटर्स नहीं है। और क्या किसी को आप मीजो बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने के कारण? भाई एक बार बना दे रहे हैं लास्ट वाला, नहीं तो इसमें भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने में कुछ नहीं है। ब्रोमीन और क्लोरीन को क्या कर दिया आपने? सेम साइड कर लिया, और ब्रोमीन और क्लोरीन को क्या कर दिया आपने? अपोजिट साइड कर दिया। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आपको मिल ही गया, फर्स्ट और सेकंड। प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा है, लेकिन मीजो मत बोल दीजिएगा क्योंकि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म आप नहीं बना पाए या कायरल सेंटर आपके पास नहीं है। क्लियर है? तो 2 स्टीरियो आइसोमर, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो वो कर ही नहीं रहा है। अब देखिए हमने जो 4 ये बना दिया, आप इसको अच्छे से समझ गए तो सारा काम हो गया।
ठीक है। अब इसको बनाना और फील करना कि भाई ये अलग है, ठीक है, ये बड़ी बात है। बनाएंगे फिर आपका काम है कि रोटेट करके एक बार सुपर इम्पोज करके देख लिया जाए, तो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसी में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनने लगेंगे कि भाई सेम है कि इनैंशियोमर है, डायस्टीरोमर है, पहचानिए। तो बनाने के दौरान ही वो चीजें हम लोग के दिमाग में आ जानी चाहिए। सेवन तक हो गया, और देखते हैं क्वेश्चन। 8 देखा जाए। चलिए इतना क्वेश्चन करिए पहले। आवाज आ रही है आप लोग को? ठीक है। भाई देखिए ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है, कई चीजें हैं, डाउट डायरेक्ट ऐसे सॉल्व भी नहीं किया जा सकता, ज्यादा लोग हैं, लेकिन ठीक है, अपना अलर्टनेस मेंटेन करिएगा। हम अपना मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं कि भाई समझ में आए, चीजें आसान है, प्रोसेस फॉलो करिए, मेहनत करिए, हाथ चलाइए, ठीक है, ये नहीं कि खाली सोच रहे हैं, ठीक है, जैसे लिख रहे हैं बोर्ड पे लिखिए, थोड़ा अपनी तरफ से मेहनत करिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, और उतनी ही आसान चीजें हैं, ठीक है, और नहीं समझेंगे तो उतना ही कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा आपके लिए, ठीक है। और हमने पहले भी बताया कि भाई ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ढंग से सीखना, ढंग से सीखना मतलब क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उसको बस सीख लीजिए, ठीक है, उसको सीख लेंगे आपका काम हो जाएगा। तो बस लापरवाही एक चीज हो सकती है कि भाई आप लापरवाही करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो अपना आप 100% दीजिए और सीख लीजिए, ठीक है, जितना क्लास में समय मिल रहा है, जितनी मोर देन इनफ एग्जाम्पल हम लोग क्लास में करते हैं, उन्हीं को आप रिवाइज करिए, उन्हीं को समझिए, उन्हीं पे डिस्कशन करिए, ठीक है, और टॉपिक सीख लिया जाए। देखा जाए जल्दी से, तो इसकी अगर बात करें तो इसमें पहली बात तो ये देखा जाए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कोई स्कोप नहीं है। क्यों नहीं स्कोप है? क्योंकि भाई यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बाकी कहीं sp3 मिल ही रहा है, और साइक्लिक सिस्टम में डबल बॉन्ड के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तब होता है जब 8 साइडेड साइकिल हो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो नहीं है। हाँ, लेकिन ये कायरल सेंटर है। क्यों कायरल सेंटर है? क्योंकि R1 R2 डिफरेंट है और हाइड्रोजन है Cl है, तो कायरल सेंटर है, तो इसका मतलब क्या है जरा समझा जाए। तो हम क्या करते हैं, हम यहां बनाते हैं पहले इस स्ट्रक्चर को, ध्यान समझिएगा। हमने यहां बना लिया और हमने ऐसे कर लिया, Cl बना दिया, ठीक है। तो इन दोनों को बोर्ड के प्लेन में रखा, Cl को क्या किया, बीचों बीच बाहर निकाल दिया, ठीक है, और अंदर तब कौन गया, हाइड्रोजन गया अंदर। समझ में आ रही बात? उसको नहीं बना रहा है, डायग्राम अपना आसान करेंगे, ठीक है। तो Cl बाहर गया और YZ प्लेन में उतना ही हाइड्रोजन अंदर चला गया। तो एक काम करते हैं, इसका मिरर इमेज बनाते हैं, क्योंकि हमको ये भी दिख गया कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है। तो कायरल है तो जरा इसका मिरर इमेज बनाएं। ये आपका 10th मिरर इमेज यहां बना लें उसी तरीके से, ठीक है। तो मिरर इमेज बना दिया, तो Cl बाहर है तो Cl बाहर ही बनेगा ऐसे ही, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। तो अब ये बताइए फर्स्ट और सेकंड क्या सेम है? नहीं, फर्स्ट और सेकंड इनैंशियोमर्स है।
आप सुपर इंपोज नहीं कर पाएंगे, इसको उठा के आप रखेंगे तो ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा जबकि इसमें डबल बॉन्ड इधर है, और इसको अगर आप पलटेंगे तो क्लोरीन अंदर चला जाएगा, डबल बॉन्ड तो इधर चला जाएगा, तब पर भी सुपर इंपोज नहीं होगा। यानी ये सुपर इंपोज नहीं हो रहे हैं तो ये कंपाउंड क्या है, डिफरेंट है। और ये दोनों आपस में क्या है, इनैंशियोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो यहां एक ही कायरल सेंटर है, दो स्टीरियो आइसोमर्स बने, दोनों आपस में क्या हो गए, इनैंशियोमर्स हो गए, ठीक है। और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर 2 हो गया। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इसके 2 हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स इसके 2 हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये नहीं शो कर रहा है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। टोटल आइसोमर्स 2 हैं और दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स ही हैं, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं। फर्स्ट एंड सेकंड आर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। मीजो नहीं बना, मीजो क्यों नहीं बना आप बता सकते हैं क्यों नहीं बना है, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल में सिमेट्री ही नहीं है, और जब सिमेट्री नहीं है तो मीजो बनने वाला नहीं। समझ में आ रही बात। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर दिख रहा है सिमेट्रिकल टाइप का और उसमें कायरल सेंटर्स दिख रहे हैं, तब उसमें मीजो की संभावना हो सकती है। यहां तो मीजो नहीं बनने वाला। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है ना। मॉलिक्यूल में सिमेट्री कहां दिख रही है, इधर डबल बॉन्ड है इधर सिंगल बॉन्ड है, तो सिमेट्री है ही नहीं, तो कहां से मीजो बनेगा। क्लियर है। और एक ही कायरल सेंटर अगर है तो मीजो बनेगा भी नहीं। एक ही कायरल सेंटर होने पे मॉलिक्यूल हमेशा ही अनसिमेट्रिकल रहता है। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर हम 2-4 एग्जांपल इसी में और बना के दें आपको कि ये देखिए डबल बॉन्ड, ये देखिए हमने इनटू द प्लेन कर दिया, ये Cl, ये देखिए नया कंपाउंड बना दिया, और नया कंपाउंड बना दें तो ये देखिए एक और कंपाउंड हमने नया बना दिया, ये देखिए ये आपका नया कंपाउंड बन गया। क्लियर है। तो ये जैसे हमने थर्ड बना दिया, ये फोर्थ बना दिया, सर ये सब छूट गया आपका। अब जो नहीं समझ रहा है वो यही सब बनाएगा। ठीक है, ये सब छूटा हुआ स्ट्रक्चर बना दिए। नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको सुपर इंपोज कराइए, किस पे सुपर इंपोज हो जाएगा। तो आपने इस स्ट्रक्चर को क्या किया, पलट दिया, ऐसे रोटेट कर दिया और 180 डिग्री ऐसे पलट दिया, और पलट दिया तो इस पे सुपर इंपोज हो जाएगा। यानी सेकेंड एंड थर्ड आर सेम। सेम के लिए एक टर्म होमोमॉर्फ भी बताया था। अच्छा, फोर्थ देखिए, फोर्थ, तो फोर्थ देखिए, फोर्थ को दोबारा पलटिए, दोबारा पलटिए तो आप इस पे सुपर इंपोज कर जाएंगे। यानी फर्स्ट एंड फोर्थ आर सेम, ये दोनों भी सेम। तो जब दोनों सेम है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए। तो इसको उठा के इसके बगल में रखिए या मिरर लगा दीजिए, तो इसकी ये क्या है, मिरर इमेज है। समझ में आ रही बात। ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को पलट देंगे तो यही स्ट्रक्चर्स पालेंगे। तो यानी ये दोनों नए स्ट्रक्चर्स नहीं बने, इन्हीं को आप पलट के दिखा रहे हैं हमको। पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है। या अगर हम आप अच्छे अच्छा सवाल पूछे इसमें कि फर्स्ट और थर्ड, इफ फर्स्ट एंड थर्ड आर इनैंशियोमर्स, क्या फर्स्ट एंड थर्ड इनैंशियोमर्स है। फर्स्ट और थर्ड देखिए, तो ये तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसको बगल में रख रहे हैं, ये तो इनैंशियोमर नहीं दिख रहा है, मिरर इमेज कहां से दिख रहा है। समझ में आ रही है। जबकि है मिरर इमेज। आपको करना क्या है, इसी स्ट्रक्चर को पलट के आपने क्या किया, यहां रख दिया तो मिरर इमेज दिखने लगा। तो ये आपको इनडायरेक्टली नहीं दिखेगा, आपको इसको थोड़ा सा घुमाना या पलटना पड़ेगा, तब मिरर इमेज दिख जाएगा। समझ में आ रही बात। तो फर्स्ट और थर्ड क्या है, आपस में इनैंशियोमर्स है। तो यस, फर्स्ट एंड थर्ड आर इनैंशियोमर्स। क्लियर है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, सेकेंड और थर्ड क्या है, सेम है। आपने इसको पलट के यहां रख दिया तो आपका क्या है, मिरर इमेज बनने लगा। तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन करेगा तो आपको आइडिया हो गया है कि नहीं, दो ही आइसोमर बन ही सकते हैं। ठीक है। बाकी सब ऑप्शन मैच ही करेंगे कहीं ना कहीं। क्लियर है। तो इसमें क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बन जाती है। जल्दी सब इसको देख लेते हैं। तो इसमें वही केस हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी नहीं होगा और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी नहीं होगा। इसके स्टीरियो आइसोमर्स नहीं बन पाएंगे। ठीक है। ये सिंगल कंपाउंड के रूप में काउंट किया जाएगा। ये मिटा रहे हैं। टेंथ, 11th और 12th हम जल्दी से बना दे रहे हैं, आप लोग मैच करा लेंगे, क्योंकि अब मेरे पास थ्योरी डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं और बार बार एक ही चीज हम समझाएंगे नहीं। ठीक है। 10th की अगर बात करें तो आपसे अगर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछे तो पहले आप ज्योमेट्रिकल बनाएंगे, CH3, CH3, इसमें कायरल सेंटर है, उसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये आपका कंपाउंड क्या है, मीजो है। और अपोजिट साइड बना देंगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा।
CH3, CH3 ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, और इसकी मिरर इमेज थर्ड बना लिया हमने। ठीक है, तो हम थोड़ा मेहनत करेंगे, बना भी लेंगे। ठीक है, एक बार मेहनत की जरूरत है, कंसेप्ट आप सीख लिए तो ठीक है, देखते ही क्वेश्चंस हो जाते हैं सब। तो ये आपका थर्ड हो गया, और ये आपके इनएंशियोमर्स के पेयर है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। तो हम तो ऐसे ही करेंगे, सिस बना, ट्रांस बना, और ट्रांस की मिरर इमेज ट्रांस डैश बन गया। ठीक है, और आगे जब दोबारा जब सब आता है ऐसे ही लिख देते हैं, तब आप पूछते हैं ये क्या किया सर, ट्रांस का मिरर इमेज क्यों बना है? और तब लगता है गुस्सा कि भाई ट्रांस का मिरर इमेज क्यों बना है, आप बताइए। ठीक है, इतना बताने के बाद भी लास्ट में यही सवाल हो जाता है कि सर ट्रांस का मिरर इमेज कैसे बनाया, नहीं समझ में आया। ठीक है, 11 देखा जाए। 11th हम यहां बना देते हैं। तो 11th में भी वही बात है, सिस और ट्रांस बना लेंगे। ठीक है, BR ये आपका सिस हो गया, और ट्रांस बना लिया। और हमने ट्रांस बना लिया, लेकिन आप देखेंगे कि सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, POS है। ठीक है, इट कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये कंपाउंड क्या हो गया? मीजो हो गया, और इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं, ना ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री ना ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये आपका कायरल है। तो ट्रांस का मिरर इमेज भी आपने बनाया ट्रांस डैश। आपका होमवर्क है कि इसको बनाइएगा, चेक करिएगा कि सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम तो यहाँ लिख दें डायरेक्ट सिस ट्रांस, और ट्रांस की मिरर इमेज ट्रांस डैश। सिस आपका मीजो हो गया, आंसर आपका 3 हो गया। और यहाँ लिख दें ये भी अनसिमेट्रिकल हो गया, तो सिस हो गया, मिरर इमेज सिस डैश, ट्रांस हो गया, मिरर इमेज ट्रांस डैश, और आपका आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। फास्ट हो गया क्या? समझ में आ जाएगा भाई, थोड़ा सा मेहनत किए 1-2 स्ट्रक्चर्स में तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आपका होमवर्क ये है, जो अभी क्लास में पढ़ाया गया है उसको बढ़िया से एक एक पॉइंट पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्वेश्चंस के लेवल की कमी नहीं है, लेवल बढ़ता ही चला जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, आप जहां तक सीखना चाहते हो तो उसमें हाँ, लेकिन बेसिक एग्जाम्पल अगर आपको एक क्लियर है, 4 स्ट्रक्चर बना के अच्छे से सीख लिए हैं, तो इसमें लेवल कितना भी बढ़ा दिया जाए आपको उसमें इंटरेस्ट ही आएगा। ठीक है, नहीं तो बड़ा कठिन लगने लगेगा कि अरे ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने एग्जाम्पल बताए उनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया से। नेक्स्ट क्लास में अच्छे एग्जाम्पल्स और करेंगे। ठीक है, और भी कुछ चीजें सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है, थैंक यू।